दो चैनल बन चुके हैं, अब अपलोडिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं इसका। आप लोग को दोनों नए चैनल पर देखने मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर डाला हुआ है, दो सीरीज़ आएंगी, मिस्टीरियस मैन गंगा एंड अदर सीरीज़ जो कल नहीं आई थी। अल्टरनेट डेज में हम लोग डालते रहेंगे इस चैनल पर, और नए चैनल का लिंक हम लोग अभी शेयर करेंगे आप लोग को। कल तक वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। कोलैब में डाल दूँगा, आप लोग को नज़र आ जाएंगे एपिसोड्स। लेंथ थोड़ा कम हो जाएगी, 20-30 मिनट तक मैक्सिमम जाएगा, बट वॉइस अच्छी होगी और रेगुलर कंटेंट उस पर मिलेगा। राना बेहद कठिन था। नकुल का वह वार लगभग उसकी चरम सीमा पर था और फिर भी वह केवल एक ही प्राणी को मिटा सका। कमबख्त, नकुल ने भीतर ही भीतर गरजते हुए आगे की ओर देखा। लगभग 100 मीटर दूर शिवम की आकृति फिर से प्रकट हो चुकी थी। सच ये था कि शिवम ने मूव टेक्निक का उपयोग किया था, लेकिन वह केवल 100 मीटर ही स्थानांतरित हो सका। आम जगहों पर शिवम मूव टेक्निक से कम हजारों मील दूर जा सकता था, लेकिन यहाँ दबाव अत्यंत भयानक था। हालांकि उसने खींचने वाली शक्ति से खुद को मुक्त कर लिया था, फिर भी उस पर भारी असर पड़ा और उसकी शक्ति बहुत घट गई। वह केवल 100 मीटर ही जा सका। लेकिन शिवम बेहद खुश था। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ हजारों फूटॉन प्राणी मौजूद थे। 10 मीटर आगे बढ़ना भी कठिन था, 100 मीटर तो बहुत बड़ी बात थी। यहाँ 100 मीटर की दूरी भी काफी थी। शापित, सब मिलकर हमला करो, उस लड़के को भागने मत दो। नकुल गर्जा। सेलेस्टियल क्लैन के उस्तादों और सेलेस्टियल मास्टर्स के कोर शिष्यों को साथ लेकर वह पागलों की तरह शिवम की ओर दौड़ पड़ा। इतने लोग एक साथ बढ़े, उनकी गति बेहद तेज थी, लेकिन वे अभी 100 मीटर की दूरी भी तय नहीं कर पाए थे कि शिवम ने फिर से बड़ी मूव टेक्निक चला दी। उसकी आकृति फिर गायब हुई और दोबारा प्रकट होने पर वह फिर लगभग 100 मीटर आगे था। 100 मीटर काफी है। वह पत्थर की दीवार मेरी है। शिवम की आंखों में तीखी चमक थी। वह लगातार बड़ी मूव टेक्निक का उपयोग करता रहा और 100 मीटर आगे बढ़ता गया, लगातार उस पत्थर की दीवार के और पास पहुंचता गया। शिवम पत्थर की दीवार के और भी करीब पहुंचता जा रहा था। फूटॉन से बने वे प्राणी शिवम को बिल्कुल भी छू नहीं पा रहे थे। शिवम लगातार उन्हें चकमा देता रहा। उसकी गति नकुल और दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा तेज थी। इससे नकुल और उसके साथियों में भारी बेचैनी फैल गई। शुभम, वो पत्थर की दीवार मेरी है। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं कसम खाता हूं तुम्हारा अंजाम बेहद भयानक होगा, कसम खाता हूं। नकुल गुस्से से चिल्लाया। शिवम ने उपहास किया, उसे नजरअंदाज किया और बिना रुके पत्थर की दीवार की ओर बढ़ता रहा। बाहरी किनारे से उस पत्थर की दीवार तक कम से कम कई 10,000 मीटर की दूरी थी। ये दूरी कम नहीं थी। शिवम ने लगातार 10 बार बड़ी मूव टेक्निक का उपयोग किया और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर उसने गहरी सांस ली। बहुत ज्यादा खपत। हालांकि यहाँ बड़ी मूव टेक्निक का उपयोग संभव था, लेकिन हर बार इसमें असाधारण मात्रा में शक्ति खर्च हो रही थी, जो बाहर की तुलना में कहीं ज्यादा थी। लगातार 10 बार उपयोग करने के बाद शिवम को साफ महसूस हुआ कि उसकी शक्ति तेजी से घट रही है। अगर यही चलता रहा तो शायद वो पत्थर की दीवार तक पहुंचने से पहले ही अपनी सारी शक्ति खो देगा। दाई पिल, शिवम के मन में विचार आया। उसके हाथ में तुरंत लीची के आकार की एक शेंडन प्रकट हुई। ये शेंडन नीले रंग की थी और उससे वनस्पतियों की सुगंध फैल रही थी। इस शेंडन में अत्यंत शुद्ध और प्रचुर जीवनसार था। विशाल ब्रह्मांड में इसकी कीमत बेहद अधिक थी। कई बार तो पैसे देकर भी इसे खरीदना संभव नहीं होता था। ये शेंडन शिवम ने इन के मेरिट एक्सचेंज हॉल से बदली थी, क्योंकि उसके पास मौजूद एल्फ मक्सन लगभग समाप्त हो चुका था। पिछली बार जब शिवम ने मेरिट एक्सचेंज हॉल से रहस्य और एंशिएंट सीक्रेट्स बदले थे, तभी उसने तरह तरह की जादुई गोलियों का एक बैच भी लिया था। इनमें से अधिकांश एल्फ मक्सन जैसे ही थे, जीवन ऊर्जा को पूरक करने वाले। दाई पिल उनमें सबसे उच्च स्तर की गोली थी। इसमें जीवनसार अत्यंत समृद्ध और शुद्ध था। इसे तेजी से अवशोषित किया जा सकता था और इसका प्रभाव एल्फ मक्सन से भी बेहतर था। शिवम ने मुंह खोला और डाई पिल निगल ली। शुद्ध जीवनसार तुरंत उसके शरीर में फैल गया, तेजी से इंस्क्रिप्शन पावर में परिवर्तित हुआ और उसकी शक्ति की भरपाई करने लगा। इसके साथ ही शिवम ने फिर से बड़ी मूव टेक्निक का उपयोग किया और पत्थर की दीवार की ओर बढ़ता गया। शिवम को लगातार पास आते देख नकुल का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आंखों में भयानक चमक थी। वह शिवम को घूर रहा था। तेज करो, पूरी ताकत से आगे बढ़ो, पूरी ताकत से, नकुल दहाड़ा। वह जोर लगाकर आगे बढ़ा। सेलेस्टियल क्लैन के अन्य जीनियस और इनके बड़े लोगों के कोर शिष्य भी पूरी गति से आगे बढ़े। उनकी रफ्तार भी कम नहीं थी, फिर भी वे शिवम से पीछे थे।
हर बार मूव करने पर शिवम पत्थर की दीवार के 100 मीटर और पास पहुंच जाता। जब शक्ति कम पड़ती तो वह दाई पिल से उसे भर लेता। कुछ समय बाद शिवम अंततः पत्थर की दीवार के बेहद करीब पहुंच गया। पत्थर की दीवार से 1 किलोमीटर के भीतर आते ही फूटॉन से बने प्राणी रुक गए। उन्होंने शिवम पर आगे हमला नहीं किया। इससे शिवम को भारी राहत मिली। अब उसे लगातार बड़ी मूव टेक्निक का प्रयोग नहीं करना पड़ा। उसने सीधे कदम बढ़ाए और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। 1 किलोमीटर की दूरी लगभग पल भर में तय हो गई। आ गया। पत्थर की दीवार के नीचे पहुंचते ही शिवम ने एक उच्च स्तरीय स्टोरेज रिंग निकाली। उसने पत्थर की दीवार की ओर मुख किया और इंस्क्रिप्शन पावर को घुमाया। तुरंत एक शक्ति ने पूरी दीवार को ढक लिया। एक हल्की गूंज के साथ पूरी पत्थर की दीवार गायब हो गई और सीधे स्टोरेज रिंग में समा गई। सफल हो गया। शिवम के चेहरे पर खुशी चमक उठी। वह पहले चिंतित था कि यह पत्थर की दीवार शायद आसानी से संग्रहित न हो पाए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना सरल होगा। अगले ही पल शिवम थोड़ी देर के लिए ठिठक गया और आगे देखने लगा, क्योंकि पत्थर की दीवार के पीछे कोई गुफा नहीं थी। पहले दीवार की वजह से वह पीछे का दृश्य नहीं देख सका था। अब सामने जो दिखा वह एक सड़क थी, सफेद जेड से बनी सड़क। इस सड़क के दोनों ओर 9 मूर्तियां खड़ी थीं। कुल मिलाकर 18 मूर्तियां, कुछ पशु आकार की, कुछ मानव आकार की, सब इतनी सजीव लग रही थी मानो जीवित हों। सड़क के अंत में एक कुर्सी रखी थी और उस पर एक आकृति बैठी हुई थी। नहीं, सही कहें तो वह इंसान नहीं था, वह भी एक मूर्ति ही थी। यह मूर्ति साधारण मनुष्य के कद के बराबर थी और ऐसी प्रतीत होती थी मानो किसी अत्यंत सुंदर जैड से तराशी गई हो। उस सुंदर जैड की मूर्ति के हाथों के बीच एक काला पत्थर तैर रहा था। हाँ, देखने में वो बस किसी पहाड़ी इलाके से उठाया गया एक साधारण काला पत्थर लगता था। साधारण, उसमें जरा भी असामान्यता नजर नहीं आती थी। लेकिन जाने क्यों शिवम को महसूस हुआ कि यह काला पत्थर असाधारण है। क्या इसे लेना चाहिए? यह विचार शिवम के मन में आया। लड़के, पत्थर की दीवार मुझे दे दो। पीछे से नकुल पागलों की तरह दौड़ता आ रहा था, लेकिन अभी भी कुछ दूरी पर था। पहले आजमा लेते हैं, शिवम ने निर्णय ले लिया। क्योंकि सामने सफेद जेड की मूर्ति का स्थान पूरे डोजो का केंद्र था और आमतौर पर केंद्र में मौजूद वस्तु ही सबसे अनमोल होती है। हालांकि शिवम यह नहीं जानता था कि उस मूर्ति के हाथों में रखा काला पत्थर क्या है, लेकिन वह पहले उसे हासिल करना चाहता था। शिवम आगे बढ़ा और सफेद जेड की सड़क पर चलने लगा। आगे बढ़ते समय वह बेहद सतर्क था। उसकी चेतना पूरी तरह केंद्रित थी और वह दोनों ओर खड़ी 18 मूर्तियों पर नजर रखे हुए था। कौन जानता था कि कहीं ये मूर्तियां अचानक जीवित होकर उस पर हमला न कर दें। ऐसा अनुभव वह पहले कर चुका था, लेकिन जल्द ही शिवम को एहसास हुआ कि वह व्यर्थ ही चिंतित था। लगातार कई मूर्तियों के पास से गुजरने के बाद भी कोई असामान्यता नहीं हुई। वे मूर्तियां बिल्कुल निष्क्रिय थीं, न तो कठपुतली न कोई अन्य यंत्र, बस साधारण मूर्तियां स्थिर और निष्कंप। शिवम ने गति बढ़ा दी। जल्द ही वो आखिरी 2 मूर्तियों को पार करने ही वाला था और कुर्सी पर बैठे सफेद जेड की मूर्ति के करीब पहुंच चुका था। इसी क्षण शिवम ने महसूस किया कि कोई शक्ति उसे ढंक रही है। उसका दिल जोर से धड़क उठा और चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि यह शक्ति ऐसी अनुभूति दे रही थी मानो युगों पुरानी हो, धरती और आकाश से परे जैसे पूरा ब्रह्मांड ही अतुलनीय और अत्यंत शक्तिशाली। ये शक्ति अचानक शिवम पर दबाव डालने लगी। रोको, शिवम ने दहाड़ लगाई। इंस्क्रिप्शन पावर विस्फोट की तरह फूटी और पूरे शरीर को ढक लिया, बाहरी शक्ति का सामना करने लगी। अजीब बात यह थी कि यह शक्ति भले ही बेहद भयानक लग रही थी, लेकिन उसका वास्तविक दबाव उतना अधिक नहीं था। शिवम की इंस्क्रिप्शन पावर ने उसे थाम लिया और स्थिर रूप से झेल लिया। फिर अचानक वह शक्ति कमजोर पड़ गई। अगले ही क्षण वह पूरी तरह गायब हो गई, मानो कभी थी ही नहीं। शिवम ने कदम बढ़ाया और उन 18 मूर्तियों का क्षेत्र पार कर लिया। अब वह सफेद जेड की मूर्ति से 500 मीटर से भी कम दूरी पर था। 500 मीटर, ऐसी परिस्थिति में भी शिवम के लिए ये बस कुछ कदमों की दूरी थी। उसने कदम बढ़ाया और अब वो 100 मीटर की दूरी पर था, सफेद जेड की मूर्ति के बेहद करीब। इसी समय नकुल और उसके साथी अंततः फूटॉन प्राणियों की सीमा पार कर चुके थे और उस सफेद जेड की सड़क पर पहुंच गए। आगे बढ़ो, बिना किसी झिझक के वे सीधे सफेद जेड की सड़क की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा था कि शिवम को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए वे निश्चिंत हो गए और पूरी रफ्तार से शिवम की ओर लपके। लेकिन जैसे ही उन्होंने सफेद जेड की सड़क पर कदम रखा, दोनों ओर खड़ी मूर्तियां अचानक हिलने लगीं।
वाह वाह, दो मानवरूपी मूर्तियां थीं जिनके हाथों में विशाल युद्ध तलवारें थीं। उन्होंने सीधे नकुल और उसके साथियों पर जोरदार वार कर दिया। क्या हुआ? सावधान! नकुल और अन्य लोग दहशत में आ गए और तुरंत प्रतिरोध करने लगे। नकुल की शक्ति अत्यंत प्रबल थी। उसके हाथ में मौजूद चांदी का भाला बिजली की तरह आगे बढ़ा और एक युद्ध तलवार से जा टकराया। धमाका, जोरदार विस्फोट हुआ। मूर्ति की युद्ध तलवार तो रुक गई, लेकिन नकुल के हाथ का भाला भी जोर से कांप उठा। नकुल को लगातार कई कदम पीछे हटना पड़ा, तब जाकर वह स्थिर हो पाया। नकुल तो किसी तरह संभल गया, लेकिन दूसरों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। कई सेलेस्टियल क्लैन के जीनियस ने मिलकर एक बड़े हथियार से मूर्ति की युद्ध तलवार पर हमला किया, मगर अगले ही क्षण वे जीनियस ऐसे उछलकर पीछे उड़ गए जैसे गोले की तरह दाग दिए गए हों। उनके हाथों में मौजूद बड़े हथियार उन्हीं पर पलटकर टकरा गए और भयानक आवाजें गूंज उठीं। सौभाग्य से वे सभी अत्यंत उच्चस्तरीय कवच पहने हुए थे जिन्होंने इन हमलों को रोक लिया, नहीं तो वे मारे जाते या कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाते। हमला सिर्फ दो मानवरूपी मूर्तियों तक सीमित नहीं था। कई पशुरूपी मूर्तियां भी आगे बढ़ी और उन्होंने अपने छोटे पहाड़ जैसे विशाल पंजे सेलेस्टियल क्लैन और सेलेस्टियल किंग के कोर शिष्यों की ओर झपटाए। इन मूर्तियों की युद्धशक्ति अत्यंत भयानक थी। सभी के सभी डिवाइन एम्परर के ट्रिपल स्तर की आक्रमण शक्ति रखते थे। नकुल के अलावा यहाँ कोई भी व्यक्ति इन्हें सीधे रोक नहीं सकता था, चाहे वो बड़े हथियारों का ही उपयोग क्यों न करे। धम धम धम, सेलेस्टियल क्लैन के जीनियस और इनके बड़े लोगों के कोर शिष्य रेत की बोरियों की तरह उड़ा दिए गए और सफेद जेट की सड़क से बाहर गिर पड़े। खुशकिस्मती से उन्होंने ऐसे कवच पहने हुए थे जो डिवाइन एम्परर ट्रिपल स्तर के हमलों को झेल सकते थे, इसलिए हालांकि वे मूर्तियों के हमलों से पीछे उछल गए, लेकिन केवल हल्की चोटें आईं, कोई गंभीर बात नहीं हुई। पूरे दृश्य में केवल नकुल ही था जो इन मूर्तियों के हमलों को लगातार रोक पा रहा था। कमबख्त, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, नकुल गरजा। उसके शरीर को एक अजीब शक्ति ने ढक लिया। उसकी आकृति हवा में लगातार चमकने लगी। वह कुछ मूर्तियों के हमलों से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। बेशक वह सभी हमलों से पूरी तरह बच नहीं पाया। कुछ प्रहार उस पर पड़े जिन्हें उसने पूरी ताकत से रोका। वह तेजी से आगे बढ़ा, एक एक मूर्ति को चकमा देता हुआ। अंततः वह 16 मूर्तियों को पार कर आखिरी 2 मूर्तियों तक पहुंच गया। भन-भन, इसी क्षण एक भव्य और प्राचीन शक्ति नकुल की ओर उमड़ी। उस शक्ति की अनुभूति ने नकुल का चेहरा बदल दिया और उसने तुरंत प्रतिरोध किया। धमाका, अगले ही पल वह शक्ति नकुल पर फट पड़ी। उसका शरीर जोर से कांप उठा। उसने मुंह से खून उगल दिया और सीधा सफेद जेट की सड़क से उछलकर बाहर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही उसके कवच की चमक काफी मध्यम पड़ गई। साफ था कि उसकी ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। कमबख्त, ये कैसे हो सकता है? नकुल मन ही मन दहाड़ा। उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया था। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि शिवम वहां से कैसे गुजर सका। जब अभी थोड़ी देर पहले शिवम गुजरा था तब ये मूर्तियां पत्थरों की तरह जड़ पड़ी थीं, हिली तक नहीं थीं। लेकिन जैसे ही नकुल और उसके लोग आए, ये मूर्तियां उन पर टूट पड़ीं। वह आखिरी शक्ति क्या थी? वह शक्ति भव्य और अत्यंत प्राचीन थी जिसकी गहराई अथाह लग रही थी। वह उसे बिल्कुल रोक नहीं सका और सीधे उड़ा दिया गया। फिर शिवम कैसे वहां से पार निकल गया? शिवम की शक्ति तो साफ तौर पर उससे कम थी, फिर वो कैसे आगे बढ़ पाया? नकुल इसे समझ ही नहीं पा रहा था। असल में शिवम भी पूरी तरह नहीं समझ पाया था। उसने देखा था कि नकुल आखिर तक पहुंच चुका था और वह पहले से ही उससे भिड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि नकुल को सीधे उड़ा दिया जाएगा। आखिरी 2 मूर्तियों से जो शक्ति निकली थी उसे जब उसने खुद झेला था तो वह अचानक गायब हो गई थी। नकुल तो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, फिर वह सीधे क्यों उड़ गया? ये बात समझ से बाहर थी, लेकिन शिवम के लिए यह एक अच्छी खबर थी। शिवम मुस्कुराया और कुर्सी पर बैठे सफेद जेट की मूर्ति की ओर बढ़ता रहा। पीछे केवल नकुल और उसके साथियों के बदसूरत और क्रोधित चेहरे रह गए। यहीं रुककर ऊर्जा बहाल करो, वह लड़का बाद में जरूर बाहर आएगा, और जब वह बाहर आएगा तब उसकी मौत तय है, नकुल ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में हत्या की भावना अत्यंत प्रबल थी। शिवम का नाम वह पहले ही अपने मरना तय की सूची में डाल चुका था, लेकिन इस समय वह सफेद जेट की सड़क पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके कवच की ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी और वह अब मूर्तियों के हमलों को झेल नहीं सकता था। इसलिए उसे पहले अपनी शक्ति पुनः बहाल करनी होगी। बाकी लोगों की स्थिति भी यही थी। सौभाग्य से फूटॉन प्राणियों और सफेद जेट की सड़क के बीच एक सुरक्षित क्षेत्र था। उस क्षेत्र में कोई खतरा नहीं था और वे लोग निश्चिंत होकर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकते थे।
जब नकुल और उसके साथी पूरी तरह से ठीक हो गए तब तक शिवम कुर्सी पर बैठे सफेद जैड की मूर्ति के सामने पहुंच चुका था। शिवम बेहद सावधान था। वह ध्यान से निरीक्षण कर रहा था और बिना सोचे समझे कोई हरकत नहीं कर रहा था। कौन जानता था कि कहीं ये सफेद जैड की मूर्ति अचानक विस्फोट न कर दे या कोई भयानक हमला न कर बैठे। यह मूर्ति साधारण मनुष्य के आकार की थी। वह एक मुकुट पहने हुए मध्यायु का पुरुष प्रतीत होती थी, इतनी सजीव की जीवित लग रही थी और उससे गहरी गरिमा झलक रही थी। सिर्फ मूर्ति को देखकर ही समझ में आ जाता था कि इस मूर्ति का वास्तविक स्वरूप निश्चित रूप से किसी महान और धर्मपरायण अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह मुख्य डोजो का केंद्र है। क्या यह मूर्ति स्वयं एंशंट कोर्ट के स्वामी की है? यह विचार जैसे ही शिवम के मन में आया वह खुद चौंक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर यह सच है तो ये बात असाधारण है। एंशंट कोर्ट ऐसा अस्तित्व था जिसने इन्ह को भी चुनौती देने का साहस किया था। उसका स्वामी निश्चित ही एक अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति रहा होगा, वास्तविक अर्थों में पूरे वाइल्ड ब्रह्मांड का सर्वोच्च अधिपति। अगर ऐसा व्यक्ति कोई धरोहर छोड़ जाए तो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शिवम की निगाहें अनायासी सफेद जैड की मूर्ति की हथेली में तैरते उस काले पत्थर पर टिक गईं। वो काला पत्थर देखने में बेहद साधारण था, किसी सड़क के किनारे से उठाया गया पत्थर जैसा ही लगता था। लेकिन अगर यह मूर्ति वास्तव में एंशंट कोर्ट के स्वामी की है तो ये काला पत्थर निस्संदेह असाधारण होगा। क्या इसमें कोई खतरा है? इसे कैसे लिया जाए? बोन डेमन, क्या तुम्हें कोई खतरा महसूस हो रहा है? शिवम ने बोन डेमन को संदेश भेजा। ये मुझे ठीक से पता नहीं। बोन डेमन ने असहाय सा उत्तर दिया। तुम्हें नहीं पता? शिवम और भी चौंक गया। बोन डेमन हमेशा रहस्यमय रहा था और स्वयं को मैजिक डाउ का पूर्वज बताता आया था। मुझे सच में नहीं पता। यह मूर्ति शायद मेरे चरम काल से भी अधिक शक्तिशाली रही हो। अगर मैं नहीं जानता तो यह असामान्य नहीं है, बोन डेमन ने कहा। शिवम और भी दंग रह गया। ये पहली बार था जब बोन डेमन ने स्वीकार किया था कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। क्या यह मूर्ति वाकई एंशंट श्राइन के स्वामी की है? इसी क्षण अचानक एक बदलाव हुआ। शिवम ने देखा कि सफेद जैड की मूर्ति की आंखों में मानो दो सफेद किरणें उभर आईं। वे किरणें भंवर की तरह घूमने लगीं। फिर शिवम को लगा जैसे उसका मस्तिष्क डूब रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया। लेकिन यह अंधकार ज्यादा देर तक नहीं रहा। जल्द ही उसकी आंखों के सामने फिर से प्रकाश लौट आया। इसके साथ ही शिवम को एहसास हुआ कि वह जिस स्थान पर है वो बदल चुका है। वह अब एक शून्य में खड़ा था। उस शून्य के चारों ओर चमकीले प्रभामंडल उड़ रहे थे और निरंतर रूप बदल रहे थे। कभी वे बाघ का रूप लेते थे, कभी तलवार बन जाते थे, कभी अग्नि तो कभी हिम के दृश्य उभरते थे। शिवम ने अपने चारों ओर लगातार बदलते हुए प्रभामंडलों को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये सभी आभाएं 3000 एंशिएंट सीक्रेट्स से बनी हुई हैं। अब वो स्वयं कई प्रकार के एंशिएंट सीक्रेट्स को नियंत्रित कर सकता था और एंशिएंट सीक्रेट्स के प्रति उसकी संवेदनशीलता बेहद गहरी हो चुकी थी। इसी कारण वो इन प्रभामंडलों में मौजूद एंशिएंट सीक्रेट्स की सांसों और तरंगों को बहुत आसानी से पकड़ पा रहा था। शिवम ने अपनी चेतना को फैलाया और चारों ओर जांच की तो पाया कि ऐसी आभाएं ठीक 3000 थीं, न एक अधिक न एक कम। ये तथ्य ही उसके दिल को जोर से धड़काने के लिए पर्याप्त था। शिवम से रहा नहीं गया। उसने अनायास ही हाथ बढ़ाया और एक प्रभामंडल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी हथेली खाली रह गई। वह प्रभामंडल उसकी उंगलियों के बीच से बहता हुआ निकल गया, जैसे कि वह अस्तित्व में ही न हो। ये देखकर शिवम के चेहरे पर हल्की निराशा झलक आई। साफ था कि ये आभाएं कोई वास्तविक वस्तु नहीं थीं, बल्कि पूरी तरह आभासी थीं, सिर्फ चेतना और बोध की छापें। ये सब आभासी निशान हैं। तुम इन्हें पकड़ नहीं सकते, नहीं अपने साथ ले जा सकते हो। अचानक शिवम के पास से कुछ दूरी पर एक आवाज गूंजी। ये सुनते ही शिवम चौंक गया। वह तुरंत सतर्क हुआ और चारों ओर देखने लगा। तभी उसने अपने सामने एक आकृति को पाया। अभी तक उसका पूरा ध्यान प्रभामंडलों पर था, इसलिए उसे इस आकृति की मौजूदगी का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ था। शिवम और भी अधिक चकित हो गया, क्योंकि उसके सामने खड़ी यह आकृति बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी उसने अभी बाहर सफेद जैड की मूर्ति के रूप में देखी थी। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, क्या आप एंशिएंट गॉड कोर्ट के स्वामी हैं? उस आकृति ने हल्के से सिर हिलाया और उत्तर दिया, नहीं, मैं एंशिएंट कोर्ट का स्वामी नहीं हूँ। सही शब्दों में कहूँ तो मैं उस सफेद जैड की मूर्ति की आध्यात्मिक चेतना हूँ जिसे तुमने बाहर देखा था। हालांकि वह सफेद जैड की मूर्ति वास्तव में एंशिएंट कोर्ट के स्वामी के आधार पर ही तराशी गई थी। तो बात यह है,
शिवम ने गहरी सांस ली। अब उसे पूरी बात समझ में आ गई थी। सटीक रूप से कहें तो सफ़ेद जेड की मूर्ति वास्तव में एंशंट कोर्ट के स्वामी का स्वरूप थी, लेकिन उसके सामने खड़ी यह आकृति स्वयं वह स्वामी नहीं थी, बल्कि उस मूर्ति की चेतना मात्र थी। सीनियर, मैं इस समय कहाँ हूँ? शिवम ने फिर से पूछा। तुम इस समय सफ़ेद जेड की मूर्ति के भीतर हो, या यूं कहो कि यहाँ सब कुछ आभासी है। तुम्हारा शरीर यहाँ नहीं आया, बल्कि तुम्हारी चेतना को मैंने भीतर खींच लिया है। अभी अभी मैंने तुम्हारी चेतना को इस स्थान में लाया है। सफ़ेद जेड मूर्ति की चेतना ने शांत स्वर में कहा। शिवम को झटके सा एहसास हुआ। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर पूछा, सीनियर, आपने मेरी चेतना को यहाँ क्यों बुलाया है? इसका उद्देश्य क्या है? बहुत सरल है, चेतना ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें एंशंट गॉड स्टोन सौंपना चाहता हूँ। ये सुनते ही शिवम का दिल जोर से धड़क उठा। उसके दिमाग में तुरंत बाहर का वह काला पत्थर उभरा और वह अनायास बोल पड़ा, एंशंट गॉड स्टोन? क्या आप उसी काले पत्थर की बात कर रहे हैं जो बाहर सफ़ेद जेड की मूर्ति के हाथ में था? काला पत्थर? चेतना ने हल्की हंसी के साथ कहा, वही एंशंट गॉड स्टोन है, पूरे ब्रह्मांड के सबसे कीमती खजानों में से एक। क्या तुम जानते हो कि एंशंट कोर्ट के 3000 एंशंट मिस्टरीज कहाँ से आए? वे सभी एंशंट गॉड स्टोन से ही अनुभूत किए गए थे। ये सुनते ही शिवम के भीतर मानो भूचाल आ गया। उसका मन ऐसे डोल उठा जैसे नदी और समुद्र एक साथ उलटपलट हो रहे हों। एंशंट कोर्ट के 3000 एंशंट सीक्रेट्स वास्तव में एंशंट गॉड स्टोन से आए थे। यह उसकी अब तक की सारी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग था। वह अब तक यही समझता आया था कि ये 3000 एंशंट सीक्रेट्स एंशंट कोर्ट के स्वामी ने स्वयं शून्य से रचे थे। अब उसे एहसास हुआ कि सच्चाई इससे कहीं गहरी और रहस्यमय थी। उसने तेज होती धड़कनों के साथ पूछा, सीनियर, तो क्या इसका मतलब है कि एंशंट गॉड स्टोन के भीतर 3000 एंशंट सीक्रेट्स मौजूद हैं? अगर ऐसा होता तो क्या वो एक ही बार में सारे 3000 एंशंट सीक्रेट्स प्राप्त कर सकता था? नहीं, सामने वाली आकृति ने सिर हिलाकर कहा, एंशंट गॉड स्टोन के भीतर कोई निश्चित एंशंट सीक्रेट मौजूद नहीं है। कोई भी नहीं। शिवम के चेहरे पर हल्की निराशा उभर आई। लेकिन सीनियर, आपने तो कहा था कि 3000 एंशंट सीक्रेट्स एंशंट गॉड स्टोन से आए हैं। चेतना ने धैर्यपूर्वक समझाया, 3000 एंशंट सीक्रेट्स अवश्य एंशंट गॉड स्टोन से उत्पन्न हुए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि एंशंट गॉड स्टोन में 3000 एंशंट सीक्रेट्स भरे हुए हैं। असल में एंशंट गॉड स्टोन में अनंत संभावनाएं निहित हैं। एंशंट गॉड स्टोन का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और अगम्य है। उसका मूल अज्ञात है। ऐसा लगता है मानो उसमें पूरे ब्रह्मांड के सभी मार्ग समाहित हों। अलग अलग लोग एंशंट गॉड स्टोन से अपने अपने मार्ग और रहस्य को समझते हैं। तब एंशंट कोर्ट के स्वामी को संयोगवश एंशंट गॉड स्टोन प्राप्त हुआ। उसी एंशंट गॉड स्टोन के माध्यम से उसने अनेक एंशंट सीक्रेट्स को वो किया। 3000 एंशंट सीक्रेट्स का जन्म यहीं से हुआ। शिवम को अब पूरी तरह समझ आ गया था। एंशंट सीक्रेट्स पहले से एंशंट गॉड स्टोन के भीतर मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्हें वहां से वो किया गया था। चेतना आगे बोली, उस समय एंशंट कोर्ट के स्वामी की प्रतिभा अतुलनीय थी। एंशंट गॉड स्टोन प्राप्त करने के बाद उसने उससे 3000 प्रकार के महान रहस्य वो किए। इन 3000 रहस्यों को ही सामूहिक रूप से 3000 ग्रेट एंशंट मिस्टरीज कहा जाता है। बाद में उसने एंशंट श्राइन की स्थापना की और इन रहस्यों को आगे बढ़ाया। शिवम ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, सीनियर, तो क्या इसका अर्थ है कि एंशंट गॉड स्टोन से 3000 से भी अधिक एंशंट सीक्रेट्स को वो किया जा सकता है? हाँ, चेतना ने उत्तर दिया। सैद्धांतिक रूप से एंशंट गॉड स्टोन में अनंत संभावनाएं हैं। उससे अनगिनत रहस्य वो किए जा सकते हैं। ये सब व्यक्ति की प्रतिभा पर निर्भर करता है। किसी के द्वारा वो किए गए रहस्य बेहद शक्तिशाली हो सकते हैं, तो किसी के रहस्य साधारण भी हो सकते हैं, जैसे 3000 एंशंट सीक्रेट्स। ये सुनकर शिवम की सांसें भारी हो गईं। ये तो 3000 एंशंट सीक्रेट्स से भी कहीं अधिक मूल्यवान खजाना था। यदि प्रतिभा पर्याप्त हो तो इसकी कोई सीमा ही नहीं थी। ऐसा खजाना सचमुच पूरे ब्रह्मांड के सर्वोत्तम खजानों में से एक था, और अब इतना अमूल्य खजाना उसके हाथ आने वाला था। ये सोचकर शिवम का मन भी उत्तेजना से भर गया। काफी प्रयास के बाद उसने अपने मन को संभाला और कहा, सीनियर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। आपने एंशंट गॉड स्टोन मुझे ही क्यों सौंपने का निर्णय लिया? बाहर तो और भी लोग मौजूद हैं। शिवम इतना मूर्ख नहीं था कि यह न समझ पाता कि सामने वाले ने जानबूझकर उसे ही चुना है। यही कारण था कि जब वह व्हाइट जेड रोड पर चला तो दोनों ओर की मूर्तियां हिली तक नहीं थीं। आखिरी शक्ति प्रकट होने पर भी उसने थोड़ा सा प्रतिरोध किया और वह आगे निकल गया। लेकिन जब नकुल और उसके साथी अंदर आए तो मूर्तियों ने उन पर हमला कर दिया और अंत में नकुल तक को उड़ा दिया गया।
इतना स्पष्ट अंतर कोई भी समझ सकता था। बाहर मौजूद सभी लोग इन के हैं। सफेद जैड मूर्ति की चेतना ने ठंडे स्वर में कहा, इन्होंने एंशंट कोड को नष्ट किया था। ये दुश्मनी साधारण नहीं है। क्या मैं शत्रुओं की सहायता करने के लिए उन्हें चुनूंगा? लेकिन मैं भी तो इन का ही व्यक्ति हूँ, शिवम ने कहा। चेतना ने हंसते हुए उत्तर दिया, तुम असली इन के व्यक्ति नहीं हो, तुम एक कर्स बॉडी हो। कर्स बॉडी और इन स्वभाव से ही शत्रु हैं। तुमने जानबूझकर इन में प्रवेश किया। ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारा साहस वाकई बहुत बड़ा है। ये सुनते ही शिवम को जोर का झटका लगा। वो अनायास ही एक कदम पीछे हट गया और सामने वाली आकृति को घूरते हुए बोला, आप ये सब कैसे जानते हैं? ये जानना स्वाभाविक है, चेतना ने उत्तर दिया, क्योंकि एंशंट कोड का स्वामी भी एक कर्स बॉडी था। जब तुम इस क्षेत्र में प्रवेश किए तभी मैंने इसे महसूस कर लिया था। शिवम स्तब्ध रह गया। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि एंशंट कोड का स्वामी वास्तव में एक कर्स बॉडी था। एंशंट कोड का स्वामी वास्तव में एक कर्स बॉडी था। ये बात शिवम की कल्पना से कहीं आगे की थी। उसके मन में तूफान सा मच गया। अब बहुत ही बातें अपने आप जुड़ती जा रही थीं। उसने मन ही मन सोचा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि एंशंट कोड का स्वामी 3000 एंशंट सीक्रेट्स को समझ पाया था। यदि कोई साधारण शरीर होता तो इतने अधिक एंशंट सीक्रेट्स को समझना व्यर्थ ही होता, क्योंकि सामान्य शरीर के लिए इतनी विविध और परस्पर विरोधी शक्तियों को संभालना असंभव था। केवल कर्स बॉडी ही ऐसा एकमात्र अस्तित्व था जिसके लिए नियम उल्टे काम करते थे। उसके लिए रहस्य जितने अधिक हों उतना ही लाभदायक होता था। जितनी अधिक सीक्रेट टेक्निक्स उतनी अधिक शक्ति। इसी कारण एंशंट कोड का स्वामी उस स्तर तक पहुंच सका था। इन विचारों के साथ शिवम को कई पहले न समझ में आने वाली बातें अचानक स्पष्ट होने लगीं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद शिवम ने फिर पूछा, सीनियर, क्या एंशंट कोड का स्वामी सच में गिर चुका है? सफेद जैड की मूर्ति की चेतना का उत्तर बहुत सीधा और कठोर था। हाँ, वह मर चुका है, पूरी तरह मर चुका है, दोबारा कभी जीवित नहीं होगा। ये सुनते ही शिवम की आंखों में गंभीरता भर गई। एंशंट कोड का स्वामी, एक ऐसा अस्तित्व जिसकी साधना की अवस्था का अनुमान लगाना भी मुश्किल था, जिसके पास कर्स बॉडी थी जो 3000 एंशंट सीक्रेट्स पर नियंत्रण रखता था, ऐसा व्यक्ति वास्तव में मारा जा चुका था। तब जो उसे मार सका उसकी भयावहता की कल्पना करना भी कठिन था। ये स्पष्ट था कि एंशंट कोड का स्वामी इन के हाथों मारा गया था। इससे शिवम के मन में एक और बड़ा प्रश्न उठा, इनकी उत्पत्ति क्या थी और वह इतनी भयानक शक्ति वाला संगठन आखिर कैसे बन गया? शिवम ने लगातार सवाल पूछे। सीनियर, एंशंट कोड और इन के बीच युद्ध कैसे शुरू हुआ? उस युद्ध का परिणाम क्या रहा? और कर्स बॉडी आखिर जन्म से ही इन के विरुद्ध क्यों होती है? इन सवालों का जवाब वह बहुत लंबे समय से खोज रहा था। वह जानता था कि कर्स बॉडी और इन एक दूसरे के शत्रु हैं और अंततः आमने सामने आएंगे, लेकिन इसका असली कारण आज तक उसे नहीं पता चला था। सफेद जैड की मूर्ति की चेतना ने सिर हिलाया और कहा, मुझे स्वयं भी इन बातों की पूरी जानकारी नहीं है। आखिर मैं तो केवल मूर्ति से जन्मी एक आध्यात्मिक चेतना हूँ। जब मेरा जन्म हुआ तब तक एंशंट कोड पहले ही नष्ट हो चुका था। ये सुनकर शिवम को गहरी निराशा हुई। उसके दिल में मौजूद कई संदेह अब भी अनुत्तरित ही रह गए। थोड़ा रुककर शिवम ने फिर पूछा, सीनियर, एंशंट गॉडस्टोन इतना अनमोल खजाना है, यदि इसे यहीं छोड़ दिया गया है तो क्या आपको डर नहीं कि इन का कोई शक्तिशाली अस्तित्व जबरदस्ती घुसकर इसे छीन ले? एंशंट गॉडस्टोन निस्संदेह एंशंट कोड का सबसे मूल और सबसे मूल्यवान खजाना था। इन निश्चित रूप से इसे प्राप्त करना चाहता होगा। ऊपर से यह एंशंट वर्ल्ड भी इन के नियंत्रण में था, तो क्या यह खतरा नहीं था? सफेद जैड की चेतना ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, डिवाइन लॉर्ड से नीचे का कोई भी अस्तित्व यहाँ आकर इसे नहीं ले सकता, और डिवाइन लॉर्ड से ऊपर के अस्तित्व यहाँ प्रवेश ही नहीं कर सकते। एंशंट वर्ल्ड के बाहर एक भयानक संरक्षक व्यवस्था है। यदि कोई बलपूर्वक उस गठन को तोड़ने की कोशिश करता है तो पूरा एंशंट वर्ल्ड स्वयं नष्ट हो जाएगा। उस स्थिति में मैं एंशंट गॉडस्टोन को लेकर गहरे ब्रह्मांडीय अंधकार में भाग जाऊंगा, अनंत शून्य में बहता चला जाऊंगा, तब कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके बाद चेतना ने कहा, ठीक है, जो कुछ बताया जाना चाहिए था वो सब बता दिया, अब मैं तुम्हें वापस भेजता हूँ। अगले ही पल शिवम को लगा कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया है। वह उस शून्य से बाहर निकल चुका था और उसकी चेतना अपने शरीर में लौट आई थी। एंशंट गॉडस्टोन तो पहले ही मेरी चेतना के सागर में आ चुका है, लेकिन ये। जैसे ही शिवम ने होश संभाला उसे कुछ अजीब लगा। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना के सागर में कोई अतिरिक्त वस्तु मौजूद है।
ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह वही एंशंट गॉड स्टोन था, वही काला पत्थर। लेकिन अजीब बात यह थी कि सफ़ेद ज़ैड की मूर्ति की हथेली पर वह काला पत्थर अब भी दिखाई दे रहा था। नहीं, वह सफ़ेद ज़ैड की मूर्ति असली नहीं है बल्कि एक फैंटम है। शिवम की आंखों में तेज चमक आई। उसने तुरंत समझ लिया कि वह मूर्ति वास्तविक नहीं थी बल्कि एक प्रेत प्रतिबिंब मात्र थी। यदि उसने पहले ही एंशंट गॉड स्टोन को अपनी चेतना में प्रवेश करते हुए न देखा होता तो वह शायद यह अंतर पहचान भी नहीं पाता। तभी एक शक्ति ने शिवम के शरीर को ढक लिया और उसका शरीर वहीं से गायब हो गया। गायब। नकुल और बाकी सभी लोग शिवम को अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देखते रह गए। धड़ाम नकुल के हृदय में आगसी भड़क उठी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने योजना बनाई थी कि वह शिवम को यहीं रोक लेगा, लेकिन अब शिवम उसकी आंखों के सामने से ही गायब हो गया था और उसकी योजना एक बार फिर विफल हो गई थी। कमबख्त जल्दी से शक्ति बहाल करो, हम वापस जाकर उसे मारेंगे, नकुल गुस्से से दहाड़ा। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उनकी शक्ति अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुई थी। यदि वे अभी पीछे हटते तो वे फूटॉन क्रीचर्स के सामने टिक नहीं पाते। गुस्सा और असंतोष होने के बावजूद उन्हें प्रतीक्षा ही करनी पड़ी। इस बीच शिवम किसी और स्थान पर प्रकट हो चुका था। ये तो नीचे वाला डोजो है। शिवम ने चारों ओर देखा और पहचान लिया कि वह उसी डोजो में लौट आया था जहां वे शुरू में आए थे। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अब वह समझ गया कि सफ़ेद ज़ैड की मूर्ति ने उसके हाथ में एंशंट गॉड स्टोन का फैंटम क्यों छोड़ा था। ये सब उसे बचाने के लिए किया गया था। इस तरह नकुल और इन के अन्य लोगों की नज़र में शिवम ने वह काला पत्थर नहीं लिया था। जैसे ही वह स्थान छोड़ेगा इन को ये पता ही नहीं चलेगा कि एंशंट गॉड स्टोन उसके पास जा चुका है। यदि इन को ये पता चल जाता कि उसने एंशंट गॉड स्टोन प्राप्त कर लिया है तो उसका भविष्य बेहद खतरनाक हो जाता। तब न केवल एंशंट गॉड स्टोन बचाना असंभव होता बल्कि संभव है कि उसकी जान भी चली जाती। शिवम ने चारों ओर नजर डाली और देखा कि कई लोग पहाड़ों और जमीन को खंगाल रहे थे। ये सभी एंशंट वर्ल्ड के डिवाइन रेल्म के विशेषज्ञ थे। पहले शिवम इन्हीं लोगों को लूट चुका था, उनकी परसेप्शंस और इम्प्रिंट्स अपने पास ले चुका था। अब ये लोग बस बचे कुचे अवसर खोजने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। शिवम ने हल्की मुस्कान दी और उन्हें और परेशान नहीं किया। वह सीधे वहां से हट गया, बाहर निकला और ग्रेट वू टेम्पल लौट आया। उसने देखा कि वे फर्स्ट क्लास सोल्जर्स भी वापस लौट चुके थे। जब उन्होंने शिवम को सुरक्षित बाहर आते देखा तो सभी के चेहरों पर आश्चर्य झलक उठा। पहले उन्होंने देखा था कि नकुल और उसके लोग शिवम का पीछा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें लगा था कि शिवम का बच पाना मुश्किल है। लेकिन वह न केवल सुरक्षित लौटा बल्कि पूरी तरह शांत भी दिख रहा था। शिवम ने ग्रेट विच टेम्पल के स्वामी और अन्य लोगों को अभिवादन किया, फिर एक स्थान पर पद्मासन लगाकर बैठ गया और शांत भाव से प्रतीक्षा करने लगा। ज्यादा देर नहीं हुई कि एंशंट वर्ल्ड के डिवाइन एम्परर रेल्म के विशेषज्ञ भी एंशंट डोजो से बाहर लौट आए। शिवम को देखते ही इन लोगों की आंखों में जटिल भाव उभर आए, घृणा, भय और आक्रोश। टेम्पल मास्टर, यही वो लड़का है, इसी ने ग्रेट एंशंट डोजो में हमारी परसेप्शंस और इम्प्रिंट्स छीन ली। कृपया हमारे लिए न्याय करें। एक बूढ़े व्यक्ति ने ग्रेट विच टेम्पल के स्वामी के सामने झुकते हुए दुख भरे स्वर में कहा। वह बूढ़ा व्यक्ति वही था हरीश। क्या हुआ? ग्रेट वू टेम्पल के स्वामी ने भौहें सिकोड़ ली। ये बाहरी दुनिया का लड़का शुभम खुद कुछ भी हासिल नहीं कर सका, उल्टा हमारी मेहनत से मिली परसेप्शंस और इम्प्रिंट्स लूट ले गया, हरीश ने रोते हुए कहा। ग्रेट वू टेम्पल के स्वामी ने हल्के से भौं उठाई और शिवम की ओर देखा। पहले इन्होंने ही मुझे लूटने की कोशिश की थी, बस इनकी ताकत कम थी इसलिए मैंने सब वापस छीन लिया, शिवम ने शांति से कहा। हरीश, क्या यही सच है? ग्रेट वू टेम्पल के स्वामी ने हरीश की ओर देखते हुए पूछा। मैं हरीश कुछ देर तक हकलाता रहा, फिर उसकी आंखें इधर उधर घूमी और उसने कुछ अन्य लोगों की ओर इशारा किया। ये लोग आगे आए थे। वे लोग वास्तव में वही थे जिन्हें शिवम ने पहले ही लूट लिया था। हा, अच्छा, बहुत अच्छा, वाकई शानदार। ग्रेट वू टेम्पल के स्वामी जोर से हंसे। उनका चेहरा उत्साह और प्रसन्नता से भरा हुआ था। आसपास मौजूद ग्रेट विच टेम्पल के अन्य सभी वरिष्ठ भी अत्यंत प्रसन्न थे, मानो उन्हें कोई अद्भुत खजाना मिल गया हो। हा, इन सेंटिमेंट्स और इम्प्रिंट्स के साथ हमारे ग्रेट वू टेम्पल की शक्ति निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी। एंशंट वू टेम्पल को नष्ट करना अब कोई कठिन काम नहीं रहेगा। बिल्कुल सही, आगे चलकर पूरा एंशंट वर्ल्ड हमारा ही होगा। ग्रेट विच टेम्पल के ये सभी स्वामी हंसते हुए भविष्य की कल्पना करने लगे। उनके चेहरे पर एंशंट वू टेम्पल के पतन और पूरे एंशंट वर्ल्ड के एकीकरण की प्रबल उम्मीद साफ झलक रही थी।
इसी समय शिवम ने बोलकर उनके इस आत्ममुग्ध उत्साह को रोक दिया। टेम्पल मास्टर पहले जांच कर लेते हैं। शिवम के इन शब्दों पर ग्रेट वू टेम्पल के स्वामी थोड़े असहज हुए, फिर हंसते हुए बोले, आहा ब्रदर, असल में तुम्हारी इस बार की प्राप्ति इतनी अद्भुत है कि हम उत्साहित हो गए थे। इसके बाद उन्होंने तुरंत लोगों को भेजकर गिनती और जांच करवाने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद जांच का परिणाम सामने आ गया। कुल मिलाकर 1300 से अधिक। शिवम ने कुल मिलाकर 1300 से अधिक प्रकार के एंशिएंट सीक्रेट्स और इम्प्रिंट्स प्राप्त किए थे। इसका मतलब ये था कि वह 1300 से अधिक एंशिएंट सीक्रेट्स का आदान प्रदान कर सकता था। ये परिणाम देखकर शिवम का भी दिल गर्म हो गया। इतने सारे एंशिएंट सीक्रेट्स, इन्हें इनमें मेरिट पॉइंट्स के बदले बदला जाए तो कितने मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे? बेशक ये सभी ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट्स मेरिट पॉइंट्स में बदले नहीं जा सकते थे। आखिर इनके पास पहले से ही 1000 से अधिक ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट्स मौजूद थे। जो सीक्रेट टेक्निक्स पहले से मौजूद हों उनके बदले मेरिट पॉइंट्स नहीं मिलते। लेकिन सब कुछ एक जैसा होने की संभावना भी नहीं थी। केवल आधी भी नहीं निकल आई तो वह भी अत्यंत चौंकाने वाली बात होती। इसके अलावा अगर कुछ को मेरिट पॉइंट्स में बदला नहीं जा सका तो शिवम उन्हें स्वयं साधना के लिए रख सकता था। एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स शिवम के लिए जितनी अधिक हो उतना ही लाभ था। ये ब्रदर, तुम्हारे पास एंशिएंट सीक्रेट्स की संख्या कुछ ज्यादा ही हो गई है। हमारे ग्रेट विच टेम्पल के पास कुल मिलाकर भी 1300 से ज्यादा एंशिएंट सीक्रेट्स नहीं हैं। ग्रेट विच टेम्पल के मुख्य स्वामी ने काफी देर सोचने के बाद थोड़ी झिझक के साथ कहा, 1300 से भी कम? शिवम ने भौहें सिकोड़ ली। हाँ, ग्रेट विच टेम्पल के स्वामी ने सिर हिलाया। हमारे ग्रेट विच टेम्पल के सारे एंशिएंट सीक्रेट्स जोड़कर भी लगभग 800 से थोड़े अधिक ही हैं। असल में एंशिएंट विच टेम्पल की स्थिति भी हम जैसी ही है। शिवम समझ गया। ग्रेट विच टेम्पल और एंशिएंट विच टेम्पल दोनों ही मुख्य रूप से एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स पर निर्भर थे। दोनों के पास बहुत अधिक एंशिएंट सीक्रेट्स नहीं थे। पहले एंशिएंट वू टेम्पल के स्वामी ने भी बताया था कि उनके पास कुल लगभग 800 एंशिएंट सीक्रेट्स थे। ग्रेट विच टेम्पल की स्थिति भी लगभग वही थी, बस कुछ दर्जन अतिरिक्त थे जो एंशिएंट विच टेम्पल के साथ युद्ध के दौरान गिरे हुए एंशिएंट ग्रेट एक्सपर्ट्स की आध्यात्मिक इम्प्रिंट्स थीं। शिवम को यह सुनकर थोड़ी निराशा हुई। ब्रदर, ग्रेट विच टेम्पल के स्वामी ने तुरंत कहा, जो एंशिएंट सीक्रेट्स हमारे यहाँ नहीं समा सकते उनके बदले हम तुम्हें दूसरी चीजें दे सकते हैं। तुम्हें जो चाहिए बस कहो। तो फिर जो बचते हैं उन्हें साधारण सीक्रेट टेक्निक्स में बदल दीजिए, यानी जो आपने ऑर्डिनरी विचक्राफ्ट कहा था, क्या ऐसा हो सकता है? शिवम ने पूछा। बिल्कुल हो सकता है। ग्रेट विच टेम्पल के स्वामी ने तुरंत सहमति दे दी। ऑर्डिनरी सीक्रेट टेक्निक्स से बनी वस्तुएं बहुत अधिक थीं जिससे शिवम की मांग आसानी से पूरी हो सकती थी। इसके बाद ग्रेट विच टेम्पल ने शिवम को 800 से अधिक ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट्स की स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स और इसके अलावा 10,000 ऑर्डिनरी सीक्रेट स्पिरिचुअल मार्क्स सौंप दिए। शिवम ने संतोषपूर्वक उन्हें स्वीकार कर लिया। इस लेन देन में शिवम और ग्रेट विच टेम्पल दोनों को वही मिला जो वे चाहते थे। दोनों पक्ष बेहद संतुष्ट थे। आज रात दावत होगी, जब तक नशे में न डूब जाएं कोई नहीं जाएगा। ग्रेट विच टेम्पल के स्वामी ने हंसते हुए घोषणा की। धन्यवाद टेम्पल मास्टर। भीड़ ने मुठियां बांधकर अभिवादन किया, फिर सब तित्रबिर हो गए। दूसरी ओर नकुल और उसके साथियों ने अपनी बैटल सूट्स की ऊर्जा पूरी तरह बहाल होने के बाद फिर से आगे बढ़कर फूटॉन क्रीचर्स के क्षेत्र को पार किया। इतने सारे शक्तिशाली लोग मिलकर आगे बढ़े, इसलिए वे जल्दी ही फूटॉन क्रीचर्स का क्षेत्र पार कर गए, उसी रास्ते से लौटे और एंशिएंट वू टेम्पल वापस पहुंचे। क्या ग्रेट विच टेम्पल ने मेन डोजो में एंशिएंट कोर्ट के 1000 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा छोड़े गए सेंटिमेंट्स और इम्प्रिंट्स हासिल कर लिए? एंशिएंट विच टेम्पल के स्वामी और अन्य शक्तिशाली लोग ये सुनकर स्तब्ध रह गए। कुछ तो सदमे में जोर से चिल्ला ही उठे। नहीं, अगर ग्रेट विच टेम्पल को इतनी बड़ी संख्या में सेंटिमेंट्स और इम्प्रिंट्स मिल गए तो उनकी शक्ति तेजी से बढ़ेगी। उस स्थिति में वे पूरी तरह हमें दबा देंगे। आखिरकार हमारा एंशिएंट वू टेम्पल नष्ट हो जाएगा। अब और चुप नहीं बैठ सकते, एंशिएंट विच टेम्पल के रक्षक स्वामियों ने चिल्लाकर कहा। टेम्पल मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? किसी ने एंशिएंट वू टेम्पल के स्वामी से पूछा। युद्ध, एंशिएंट वू टेम्पल के स्वामी ने ठंडे स्वर में कहा। ग्रेट विच टेम्पल पर हमला करो। अब निर्णायक युद्ध के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। इसे और टालना हमारे लिए और भी घातक होगा। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बोले, इस बार हमारी प्राप्ति भी कम नहीं है, लेकिन ग्रेट विच टेम्पल की तुलना में वह बहुत कम है।
अगर उन्होंने उन सेंटिमेंट्स और इम्प्रिंट्स को पूरी तरह आत्मसात कर लिया तो उनकी प्रगति हमसे कहीं आगे निकल जाएगी, तब हम पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएंगे। बेहतर है कि सब कुछ दांव पर लगाकर अभी वार करें। शायद हम ग्रेट विच टेम्पल को हरा दें और एंशंट वर्ल्ड को एकजुट कर सकें। मेरा आदेश है, एंशंट वू टेम्पल के सभी विशेषज्ञों को तुरंत एकत्र करो और ग्रेट विच टेम्पल पर चढ़ाई करो। किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। एंशंट वू टेम्पल के स्वामी ने साफ शब्दों में आदेश दिया। हाँ, तुरंत आदेशों का पालन किया गया। एंशंट वू टेम्पल के अधीन सभी प्रमुखों को इकट्ठा करने के लिए लोग चारों ओर भेज दिए गए। नकुल, तुम्हारा इनाम मैं तुम्हें ये देता हूँ। एंशंट विच टेम्पल के स्वामी ने कुछ एंशंट मिस्ट्री की स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स नकुल को सौंप दी। नकुल, आगे तुम्हारा क्या इरादा है? एंशंट विच टेम्पल के स्वामी ने पूछा। मैं भी आपके साथ चलूंगा, नकुल ने उत्तर दिया। उसकी आंखों में ठंडी हत्या भावना चमक उठी। वो किसी भी हाल में शिवम को जीवित नहीं छोड़ने वाला था। वो एंशंट वू टेम्पल के साथ ग्रेट विच टेम्पल जाना चाहता था ताकि उसे शिवम को मारने का अवसर मिल सके। जब तक शिवम नहीं मरेगा उसके दिल का ये क्रोध कभी शांत नहीं होगा। ठीक है, एंशंट वू टेम्पल के स्वामी ने सिर हिलाया। उसे ये भली भांति पता था कि भले ही नकुल और उसके साथियों की कल्टिवेशन बहुत ऊंची न हो, लेकिन वे सभी पियरलेस जीनियसेस थे। उनके पास असंख्य खजाने और हथियार थे। एक बार उन्होंने पूरी शक्ति से विस्फोट किया तो उनकी युद्ध शक्ति असाधारण होगी। भले ही वे डिवाइन एम्परर ट्रिपल स्तर तक न पहुंचे, फिर भी उनका प्रभाव अत्यंत भयावह होगा। एंशंट वू टेम्पल की गति बहुत तेज थी। थोड़े ही समय में लगभग पूरी सेना इकट्ठी कर ली गई। चाहे कोई कल्टिवेशन में बंद हो या किसी और काम में लगा हो, सबको बुलाया गया। 800 एंशंट मिस्ट्रीज, 10,000 ऑर्डिनरी मिस्ट्रीज और एंशंट वर्ल्ड के वे सभी शक्तिशाली अस्तित्व जो एंशंट वू टेम्पल के अधीन थे, सब ने ग्रेट विच टेम्पल की ओर कूच कर दिया। उसी समय ग्रेट विच टेम्पल अभी भी खुशी के समुद्र में डूबा हुआ था। उस रात ग्रेट वू टेम्पल में एक भव्य दावत आयोजित की गई जिसमें शिवम और अन्य सभी लोग शामिल हुए। दावत समाप्त होने के बाद शिवम और बाकी लोग अपने अपने निवास स्थान लौट आए। अपने निवास पर लौटकर शिवम पालथी मारकर बैठ गया। उसके हाथ में प्रकाश का एक गोला प्रकट हुआ। यह एक ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट की स्पिरिचुअल इम्प्रिंट थी। शिवम ने उस स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को ध्यान से देखा, अपनी चेतना उसमें प्रवेश कराई और तुरंत उसके मस्तिष्क में एक जानकारी प्रकट हुई। वो जानकारी एक एंशिएंट सीक्रेट की कल्टिवेशन मेथड थी। शिवम ने बड़े ध्यान से उस आध्यात्मिक इम्प्रिंट से निकल रही जानकारी को समझना शुरू किया और धीरे धीरे उसमें समाये हुए एंशिएंट सीक्रेट को अपने मन में अंकित कर लिया। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में मौजूद वो आध्यात्मिक इम्प्रिंट अचानक फूट पड़ा, बिल्कुल आतिशबाजी की तरह, और बिखर गया। शिवम के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि वह पहले से जानता था कि एक बार एंशिएंट सीक्रेट पूरी तरह समझ लेने के बाद उस इम्प्रिंट का नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। इसके बाद शिवम ने एक और स्पिरिचुअल मार्क निकाला और फिर से उसे समझने में लग गया। जो कुछ मन में याद कर लिया जाए वही सबसे सुरक्षित होता है। बाद में इनके साथ आदान प्रदान करना हो तो बस उसकी एक प्रति बनानी होती है। इसी तरह शिवम लगातार अलग अलग एंशिएंट सीक्रेट्स को अपने मन में संजोता गया। उसकी गति बेहद तेज थी। 1 घंटे में वह कई एंशिएंट सीक्रेट्स याद कर सकता था और एक दिन में 60-70 तक एंशिएंट सीक्रेट्स पूरी तरह मन में बसा लेता था। कुछ ही दिनों में उसने सैकड़ों एंशिएंट सीक्रेट्स अपने ज्ञान में जोड़ लिए। धम धम। इसी दिन जब शिवम शांत मन से एंशिएंट सीक्रेट्स का अभ्यास कर रहा था, अचानक बाहर से भारी गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही शिवम समझ गया कि यह युद्ध ड्रम की ध्वनि है। युद्ध के ड्रम बज चुके हैं। युद्ध छिड़ गया है। क्या एंशिएंट विच टेम्पल ने हमला कर दिया? शिवम का मन हलचल में आ गया। एंशिएंट वू टेम्पल के हमले की संभावना उसने पहले ही भांप ली थी। आखिर उसने एंशिएंट कोर्ट के इतने सारे शक्तिशाली अस्तित्वों की सेंटिमेंट्स और इम्प्रिंट्स प्राप्त कर ली थी जिससे दोनों पक्षों, ग्रेट विच टेम्पल और एंशिएंट वू टेम्पल, की शक्ति संतुलन पूरी तरह टूट गया था। ऐसी स्थिति में एंशिएंट वू टेम्पल का चुप बैठना असंभव था। असल में ग्रेट वू टेम्पल भी पिछले कुछ दिनों से इसी की तैयारी कर रहा था। सभी शक्तिशाली विशेषज्ञों को पहले ही इकट्ठा कर लिया गया था और युद्ध के लिए तैयार रखा गया था। ग्रेट विच टेम्पल जानता था कि समय जितना बीतेगा उतना ही लाभ उसी का होगा, इसलिए वह स्वयं पहल करके हमला नहीं करेगा। लेकिन यदि एंशिएंट वू टेम्पल खुद आकर लड़े तो युद्ध टालना नामुमकिन था। चलो बाहर देखकर आते हैं। शिवम ने साधना छोड़ दी और तुरंत अपने निवास से बाहर निकल आया। वह आकाश में उठा और देखा कि ग्रेट वू टेम्पल के असंख्य शक्तिशाली विशेषज्ञ पहले से ही एकत्र हो चुके थे और तेजी से बाहर की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर ऊर्जा उफान पर थी, मानो आकाश स्वयं उबल रहा हो।
ग्रेट विच टेम्पल के अनगिनत शक्तिशाली अस्तित्व एक साथ आगे बढ़े। डिवाइन एम्परर रेल्म के विशेषज्ञों की संख्या ही 1000 से अधिक थी। जिन एंशंट मिस्टरीज से बनी अस्तित्व थे वे भी लगभग 800 थे और लगभग सभी डिवाइन एम्परर रेल्म के स्तर के थे। इसके अलावा असंख्य अन्य प्राणी भी थे जो डिवाइन एम्परर रेल्म तक पहुंच चुके थे। उनसे नीचे के स्तर पर एम्परर रेल्म के अनगिनत विशेषज्ञ घनी कतारों में खड़े थे और विशाल बैटल फॉर्मेशन तैयार कर रहे थे। जब शिवम बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि ग्रेट वू टेम्पल के बाहर पहले ही दसियों हजार लोग इकट्ठा हो चुके थे। सबसे आगे डिवाइन एम्परर रेल्म के शक्तिशाली खड़े थे, हजारों डिवाइन एम्परर्स एक साथ। वह दृश्य इतना भयानक था कि पूरा आकाश कांपता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो शून्य स्वयं इसे सहन न कर पा रहा हो। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। सभी अपने अपने मन और शरीर को सर्वश्रेष्ठ अवस्था में ढाल रहे थे, अंतिम टकराव की प्रतीक्षा कर रहे थे। गड़गड़ाहट अचानक सामने से एक और भारी धमाका सुनाई दिया। आ गए। सबके दिल धड़क उठे। सामने से आती आवाज लगातार तेज होती चली गई और फिर एक भयानक ऊर्जा की लहर उमड़ पड़ी। वह ऊर्जा सुनामी की तरह थी, मानो पर्वतों को रौंदती हुई सब कुछ नष्ट करने चली आ रही हो। अगले ही पल सामने असंख्य आकृतियां दिखाई दी। एंशंट वू टेम्पल के लोग आ चुके थे। एंशंट वू टेम्पल ने भी दसियों हजार शक्तिशाली अस्तित्व एकत्र कर रखे थे जो गरजते हुए इस ओर बढ़ रहे थे। धमाका ग्रेट वू टेम्पल के पक्ष के शक्तिशाली भी फट पड़े। उनकी आभा पर्वतों और नदियों की तरह उमड़ पड़ी और सामने से आती एंशंट वू टेम्पल की ऊर्जा से टकरा गई। उस टकराव से धरती और आकाश हिल उठा। शून्य सीधे अराजकता में फट पड़ा और अंतरिक्ष जाल की तरह दरारों से भर गया। मारो, आज ग्रेट विच टेम्पल को पूरी तरह नष्ट कर दो। एंशंट वू टेम्पल की सेना से गर्जना गूंजी और वे सीधा टूट पड़े। मारो, आज नष्ट होगा एंशंट वू टेम्पल। ग्रेट वू टेम्पल ही असली उत्तराधिकारी है। ग्रेट वू टेम्पल के स्वामी ने जोरदार गर्जना की और स्वयं भी चमकदार प्रकाश में बदलकर आगे बढ़ गए। मारो मारो मारो। दोनों पक्षों के विशेषज्ञ आकाश में भिड़ गए। सैनिक सैनिक से टकराए। डिवाइन एम्परर बनाम डिवाइन एम्परर, एम्परर बनाम एम्परर। भयानक युद्ध शुरू हो चुका था। उच्च आकाश में डिवाइन एम्परर रेल्म के अस्तित्व भिड़े हुए थे, जबकि नीचे एम्परर रेल्म के शक्तिशाली आमने सामने थे। पूरा आकाश रंग बिरंगी आभाओं से भर गया। ये दृश्य सच में अद्भुत है। शिवम की आंखें चमक रही थीं। इस तरह की लड़ाई उसने अपने जीवन में पहली बार देखी थी, जहां अनगिनत सीक्रेट टेक्निक्स एक साथ टकरा रही थीं। एंशंट मिस्टरीज और ऑर्डिनरी मिस्टरीज अपने अपने रूपों में प्रकट होकर हवा में भयानक सेक्ट रश कर रहे थे। शिवम ने अभी हमला नहीं किया। फर्स्ट क्लास सोल्जर्स भी पीछे ही खड़े रहे, बस युद्ध को देख रहे थे। इसी बीच शिवम की नज़र नकुल और उसके साथियों पर पड़ी जो एंशंट वू टेम्पल की ओर से पीछे खड़े थे। वे अभी हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि ठंडी निगाहों से शिवम को घूर रहे थे। उनकी आंखों में छिपी हत्या की भावना को वे जरा भी छिपा नहीं रहे थे। युद्ध लगातार उग्र होता जा रहा था और कुछ योद्धा गिरने लगे थे। एंशंट वर्ल्ड के मांस रक्त से बने प्राणी मरते ही नीचे गिर जाते थे, जबकि सीक्रेट टेक्निक्स से बने अस्तित्व मरने पर सीधे रहस्यमय रून्स में बदल जाते थे जो हवा में तैरने लगते थे। आकाश में अनगिनत मिस्टिकल रून्स चमक रहे थे, अलग अलग रंगों में, बिल्कुल तारों की तरह। शिवम की दृष्टि वहीं टिक गई। उसकी आंखों में लालसा की लौ जल उठी। ये सभी ऑर्डिनरी सीक्रेट रून्स थे जिन्हें सीधे कोशिकाओं में पिघलाकर पूर्ण मास्टरी तक पहुंचाया जा सकता था। यह आकर्षण शिवम के लिए असहनीय था। होश शिवम तुरंत आगे बढ़ा। उसने ग्रेट विंड टेक्निक को चरम तक चला दिया। उसकी आकृति भूत जैसी हो गई, लगातार टिमटिमाती हुई। हर बार जब वह चमकता उसके हाथ में एक मिस्टिकल रून आ जाता। कुछ ही क्षणों में लगातार दर्जनों बार टिमटिमाकर उसने 1 दर्जन रून्स इकट्ठा कर लिए। ये सभी ऑर्डिनरी सीक्रेट रून्स थे। उसने मन का आदेश दिया और वे सभी रून्स सीधे उसकी कोशिकाओं में समा गए। पल भर में ही वे पूर्ण मास्टरी की अवस्था में पहुंच गए। इससे शिवम का मन और भी उत्तेजित हो उठा। वह और तेजी से आगे बढ़ा, लगातार रून्स बटोरता रहा। लड़के मौत को दावत दे रहे हो, मर जाओ। एंशंट वू टेम्पल के डिवाइन एम्परर रूम स्तर के कई विशेषज्ञ शिवम पर टूट पड़े। मरने वाले तुम हो, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा और एक मुक्का मारा। वे डिवाइन एम्परर रूम विशेषज्ञ तुरंत चूर चूर हो गए और कई मिस्टिकल रून्स में बदल गए जिन्हें शिवम ने बिना झिझक इकट्ठा कर लिया। मारने में सच में मजा आ रहा है। शिवम की आंखों में खून उतर आया था। उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ने एंशंट वू टेम्पल के और विशेषज्ञों को पकड़ा। उसके हर एक वार से भयानक शक्ति फूटती और जहां जहां वह गुजरता वहां के शत्रु बिखर कर सीक्रेट रून्स में बदल जाते।
कुछ ही समय में शिवम ने 50 से अधिक मिस्टिकल रून्स अपने अधिकार में ले लिए। शिवम ने एक के बाद एक 50 से अधिक मिस्टिकल रून्स को फिर से अपनी कोशिकाओं में पिघला लिया। जैसे जैसे ये रहस्यमय रून्स उसकी कोशिकाओं में समाते गए, उसने साफ तौर पर महसूस किया कि उसके भीतर की इंस्क्रिप्शन पावर और भी अधिक सशक्त होती जा रही है, क्योंकि उसकी हर एक कोशिका पहले ही इंस्क्रिप्शन पावर से एकीकृत थी। जब कोई मिस्टिकल रून किसी कोशिका में प्रवेश करता तो वह सीधे उसी कोशिका में मौजूद इंस्क्रिप्शन पावर के साथ घुल मिल जाता। इस प्रक्रिया से इंस्क्रिप्शन पावर में लगातार परिवर्तन होता रहता और उसकी कुल शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जाती। जितनी अधिक कोशिकाएं इस प्रकार सुदृढ़ होती हैं, इंस्क्रिप्शन पावर उतनी ही प्रबल होती जाती है। हालांकि यह कोई अचानक होने वाला गुणात्मक परिवर्तन नहीं था, बल्कि धीरे धीरे होने वाला संचयी विकास था। शिवम अब एंशंट वू टेम्पल की ऑर्डिनरी सीक्रेट आर्ट्स का और अधिक शिकार करने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसे अपने सिर के ऊपर से एक अत्यंत भयानक शक्ति का आभास हुआ। ये शक्ति पूरी तरह विनाश से भरी हुई थी, अत्यधिक उग्र, उन्मत्त और सब कुछ नष्ट करने के इरादे से उसकी ओर टूट पड़ रही थी। इस विनाशकारी आभा को महसूस करते ही शिवम समझ गया कि यह 3000 एंशंट मिस्टरीज में से एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन टेक्निक की शक्ति थी। इस टेक्निक को प्रयोग करने वाला व्यक्ति डिवाइन एम्परर ट्रिपल स्तर का था और इससे पहले वह ग्रेट विच टेम्पल के डिवाइन एम्परर मास्टर्स से भिड़ चुका था। स्पष्ट था कि उसने शिवम को देख लिया था और उसी क्षण उसे मार डालने का निश्चय कर लिया था। शिवम को नष्ट करने की उसकी मंशा अत्यंत प्रबल थी, नकुल से भी कम नहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के शिवम ने तुरंत जेड स्टिक निकाल लिया। उसने उन्मत्त रूप से इंस्क्रिप्शन पावर को जेड स्टिक में उंडेल दिया और जोरदार वार के साथ उसे ऊपर की ओर दे मारा। तेज गर्जना के साथ आइस शैन स्टिक और विनाश की शक्ति आपस में टकराई। आसमान धरती कांप उठे, फिर भी शिवम की कॉम्बैट पावर अभी भी उसके प्रतिद्वंद्वी से कम थी। जेड स्टिक बुरी तरह थरथरा उठा और उसी के साथ एक भयानक झटका शिवम के शरीर में समा गया। उसे ऐसा लगा मानो किसी विशाल पर्वत ने उसके शरीर पर आघात किया हो। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और रास्ते में ग्रेट वू टेम्पल तथा एंशंट वू टेम्पल के कई विशेषज्ञ उसकी टक्कर से ही फटकर नष्ट हो गए। आज देखता हूं तू कहां भागेगा, मार डालूंगा। मास डिस्ट्रक्शन टेक्निक वाला अस्तित्व दहाड़ उठा। उसका शरीर अब मानव रूप में नहीं रहा था, बल्कि पूरी तरह विनाशकारी ऊर्जा के एक पिंड में बदल चुका था। वह किसी प्रचंड उल्कापिंड की तरह शिवम की ओर टूट पड़ा। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि आसपास मौजूद लोग, चाहे वे ग्रेट विच टेम्पल के हों या एंशंट वू टेम्पल के, सब भयभीत होकर पीछे हट गए, इस डर से कि कहीं उस विनाश में फंस न जाएं। आक्रमण के पहुंचने से पहले ही शिवम ने अपने ऊपर भारी दबाव को महसूस कर लिया। भूख, शिवम का शरीर कांप उठा और उसने तुरंत फर्स्ट क्लास स्काई आर्मर सक्रिय कर दी। एक प्रकाशमय आवरण उसके चारों ओर फैल गया, लेकिन जैसे ही उसने स्काई आर्मर को पूरी तरह सक्रिय किया, अचानक उसकी बाईं ओर से एक तीव्र डिवाइन लाइट उसकी ओर कातिलाना अंदाज में टूट पड़ी। उसकी गति अकल्पनीय थी, लगभग सीमा से परे। शिवम ने बचने की कोशिश की मगर पूरी तरह नहीं बच सका और डिवाइन लाइट सीधे उससे टकरा गई। जोरदार झटके से उसका शरीर फिर कांप उठा। स्काई आर्मर की चमक तेजी से मध्यम पड़ गई और मात्र एक ही वार में उसकी पूरी ऊर्जा खत्म हो गई। ये डिवाइन एम्परर ट्रिपल स्तर की शक्ति थी। वह डिवाइन लाइट कुछ दूरी पर जाकर रुकी, तब जाकर शिवम स्पष्ट रूप से देख पाया कि उस पर आक्रमण करने वाला क्या था। वह एक डिवाइन लाइट था, यानी वह व्यक्ति स्वयं ग्रेट अरोरा टेक्निक का अवतार बन चुका था। ग्रेट अरोरा टेक्निक 3000 एंशंट मिस्टरीज में से एक। शिवम के मन में हलचल मच गई। ग्रेट अरोरा टेक्निक 3000 एंशंट मिस्टरीज में अत्यंत उच्च श्रेणी में गिनी जाती है। इसका स्तर ग्रेट डिस्ट्रक्शन और बिग मूव टेक्निक के समान है और यह टॉप 100 एंशंट सीक्रेट्स में शामिल है। इसका डिवाइन एम्परर ट्रिपल स्तर तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी। यही कारण था कि फर्स्ट क्लास स्काई आर्मर की रक्षा भी एक ही वार में टूट गई। इसी अवसर का लाभ उठाकर मास डिस्ट्रक्शन टेक्निक वाला अस्तित्व फिर से शिवम को मारने दौड़ा। डिस्ट्रक्शन, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। ऊपर आकाश से एक गर्जना हुई। ये ग्रेट विच टेम्पल का डिवाइन एम्परर ट्रिपल एक्सपर्ट था जो तेजी से आगे आया और मास डिस्ट्रक्शन को रोकना चाहता था, लेकिन तभी एक सिल्वर स्पीयर ने शून्य को चीरते हुए उस पर वार किया। उसकी शक्ति भी डिवाइन एम्परर ट्रिपल स्तर की थी। ग्रेट विच टेम्पल का वह मास्टर सावधान होकर रुक गया और उस स्पीयर का मुकाबला किया। यहीं रुको, एक पतली आकृति आकाश में उभरी, लंबे सुनहरे बाल, प्रचंड आभा और अपार दबदबा। नकुल स्वयं मैदान में उतर चुका था। बाहरी दुनिया के घमंडी, आज मैं तुमसे निपटूंगा। ग्रेट विच टेम्पल का मास्टर दहाड़ते हुए नकुल पर झपटा, लेकिन नकुल की आकृति झिलमिला गई और वह सीधे टकराने से बच गया।
हालांकि जैसे ही दूसरा पक्ष मास डिस्ट्रक्शन को घेरने लगा, नकुल फिर से बीच में आकर उसे रोक देता। उसी दौरान शिवम पहले ही मास डिस्ट्रक्शन से दूसरी बार टकरा चुका था। इस बार भी वह पीछे उड़ गया और उसके मुंह से खून निकल आया। फर्स्ट क्लास स्काई आर्मर की रक्षा के बिना केवल आइस शैंड स्टिक के सहारे वह मास डिस्ट्रक्शन के हमलों को पूरी तरह रोक नहीं पा रहा था। हर बार कुछ न कुछ अवशिष्ट शक्ति उसके शरीर में जा घुसती और उसे घायल कर देती। मर जा। शिवम को घायल होते देख मास डिस्ट्रक्शन और भी उन्मत्त हो उठा और पागलपन की हद तक शिवम पर टूट पड़ा। शिवम के मन में खेद की लहर दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि अब और रहस्यमय रून्स इकट्ठा करना संभव नहीं रहा। यदि वह यहीं रुका तो मास डिस्ट्रक्शन और ग्रेट अरोरा दोनों के बीच वह सच में मारा जा सकता था। अब केवल एक ही विकल्प बचा था, बिग मूव टेक्निक से पीछे हटना। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही शिवम ने बिग मूव टेक्निक का प्रयोग कर अपनी आकृति को गायब किया, ग्रेट अरोरा ने हमला कर दिया। वह एक दिव्य किरण की तरह था, मानो कोई दैविक तलवार, और सीधे शून्य में चीरती हुई आगे बढ़ा। उसी क्षण वॉइड के भीतर बिग मूव टेक्निक का प्रयोग कर रहे शिवम ने संकट को भांप लिया और पूरी शक्ति से जेड स्टिक को उस दिशा में घुमा दिया। कंग डिवाइन लाइट सीधे आइस शैंड स्टिक से टकराई। शिवम का शरीर जबरदस्त झटके के साथ वॉइड से बाहर उछल आया और सबके सामने फिर प्रकट हो गया। ग्रेट अरोरा, ये तो डार्क वॉइड के भीतर भी हमला कर सकता है। शिवम अंदर से हिल गया। ये टेक्निक वास्तव में बिग मूव टेक्निक को भी बाधित कर सकती थी। उसे एहसास हुआ कि कोई भी एंशिएंट सीक्रेट पूरी तरह अजेय नहीं होता, हर एक की अपनी सीमाएं होती हैं। और इसी क्षण मास डिस्ट्रक्शन का प्रचंड आक्रमण शिवम पर आ पहुंचा। मुसीबत। शिवम का दिल तेजी से धड़क उठा। पुराने बल का उपयोग हो चुका था और नया बल अभी पूरी तरह उभरा नहीं था। अब वह आइस शैंड स्टिक से भी रक्षा नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह वार उसकी जान ले लेगा। उसी क्षण शिवम की आंखों में चमक आई। उसने महसूस किया कि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मौजूद एंशिएंट स्टोन स्वयं ही कंपन करने लगा। उसके बाद वहां से एक अदृश्य तरंग बाहर फैल गई। बाहरी दृष्टि से केवल इतना दिखा कि शिवम की भौहों के बीच से एक काली रोशनी लहरों की तरह फैल रही है। जैसे ही यह लहर मास डिस्ट्रक्शन तक पहुंची, वह भयानक विनाशकारी शक्ति आश्चर्यजनक गति से कमजोर पड़ने लगी और तेजी से बिखरने लगी। मास डिस्ट्रक्शन की आभा अचानक तेजी से गिरने लगी। यह क्या हो रहा है? मास डिस्ट्रक्शन भयभीत स्वर में चिल्लाया। विनाश भय के मारे चीख उठा। इस समय उसे अपने अस्तित्व में एक अभूतपूर्व कमजोरी महसूस हो रही थी। ये कमजोरी इतनी भयावह थी कि उसका पूरा दिल दहशत से भर गया। यह क्या हो रहा है? उधर शिवम ने भी असामान्यता को महसूस किया। उसने साफ तौर पर पाया कि ग्रेट डिस्ट्रक्शन की आभा अत्यंत कमजोर हो चुकी थी, इतनी कमजोर कि वह अब केवल डिवाइन एम्परर रेल्म के साधारण स्तर जितनी ही लग रही थी, मानो उसकी कल्टिवेशन सीधे डिवाइन एम्परर रेल्म पर गिर गई हो। ऐसा दुर्लभ अवसर शिवम कैसे छोड़ सकता था? उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आइस शैंड स्टिक को घुमाया और जोरदार प्रहार कर दिया। हालांकि इस वार में उसने अपनी पूर्ण शक्ति नहीं लगाई थी, फिर भी इसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। विशाल आइस शैंड स्टिक नीचे की ओर दबा और ग्रेट डिस्ट्रक्शन भय से चिल्लाने लगा। ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति कहाँ चली गई? ग्रेट डिस्ट्रक्शन ने डर से चीखते हुए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्ति पहले की तुलना में कई गुना कम हो चुकी थी। वह शिवम के सामने एक भी वार सहने में असमर्थ हो गया और सीधा पीछे उड़ गया। धमाके की जोरदार आवाज के साथ आइस शैंड स्टिक ग्रेट डिस्ट्रक्शन के शरीर पर आ गिरा। एक भयानक विस्फोट हुआ और उसका शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया। वहां अब केवल एक रहस्यमय रून हवा में तैर रहा था। वो मिस्टिक रून तेज प्रकाश छोड़ते हुए भागना चाहता था, लेकिन शिवम ने हाथ बढ़ाकर उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो। मिस्टिक रून के भीतर से ग्रेट डिस्ट्रक्शन की भयभीत आवाज आ रही थी, लेकिन इस समय उसकी आवाज केवल दहशत से भरी याचना बन चुकी थी। शिवम ने उसकी ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझी और सीधे उसे स्टोरेज रिंग में बंद कर दिया। ये कैसे हुआ? कुछ दूरी पर खड़ा ग्रेट अरोरा ये दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। ग्रेट डिस्ट्रक्शन अचानक इतना कमजोर कैसे हो गया? उसकी शक्ति कहाँ चली गई? शिवम ने उसे एक ही वार में कैसे मार दिया? उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। उसी समय शिवम की नजर ग्रेट अरोरा पर पड़ी। चलो इसे भी आजमाते हैं। शिवम की आंखों में तीक्ष्ण चमक उभर आई, उनमें उत्साह और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। उसने इंस्क्रिप्शन पावर की एक किरण को नियंत्रित किया और उसे सीधे अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में स्थित एंशिएंट स्टोन में प्रवाहित कर दिया।
भू एंशिएंट स्टोन फिर से हल्का सा कांप उठा और पानी की लहरों जैसी तरंगे बाहर की ओर फैल गईं। शिवम ने तुरंत ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक का प्रयोग किया और सीधा ग्रेट अरोरा की ओर टूट पड़ा। मौत को दावत दे रहा है। ग्रेट अरोरा ने शिवम को अपनी ओर आते देखा तो उसकी आंखों में तीव्र हत्या भावना चमक उठी और वह हमला करने ही वाला था। लेकिन उसी क्षण एंशिएंट स्टोन से निकली तरंगों ने ग्रेट अरोरा को पूरी तरह ढंक लिया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति तेजी से निकलती जा रही है। उसकी आभा पल पल कमजोर होती जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है? ग्रेट अरोरा का दिल दहशत से कांप उठा। वह लगभग डर के मारे मर ही गया। वह पीछे हटना चाहता था लेकिन अब उसकी शक्ति इतनी गिर चुकी थी कि उसकी गति भी बहुत धीमी हो गई। शिवम का हमला अब उसके लिए टालना असंभव था। धम आइस शैन स्टिक नीचे गिरा और ग्रेट अरोरा टेक्निक सीधे एक मिस्टिक रून में बदल गया। इस बार भी शिवम ने आइस शैन स्टिक की पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। उसे इसकी जरूरत ही नहीं थी क्योंकि एंशिएंट स्टोन की तरंगों से ढंका हुआ ग्रेट अरोरा अब डिवाइन एम्परर से भी कमजोर हो चुका था। डिवाइन एम्परर स्तर का अस्तित्व शिवम के लिए कोई समस्या नहीं था। शिवम ने हाथ हिलाया और ग्रेट अरोरा से बना मिस्टिक रून भी अपने पास रख लिया। उसकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। ग्रेट डिस्ट्रक्शन और ग्रेट अरोरा दोनों ही 3000 एंशिएंट सीक्रेट्स में शीर्ष 100 में आने वाली अत्यंत शक्तिशाली रहस्यमयी विधियां थीं। अब ये मिस्टिक रून्स उसके हाथ में थीं। जैसे ही इन्हें कोशिकाओं में समाहित किया जाएगा वह तुरंत इन एंशिएंट मिस्टरीज पर नियंत्रण प्राप्त कर लेगा। तो यही कारण है एंशिएंट स्टोन इन एंशिएंट मिस्टरीज को दबा सकता है। शायद यही वजह है कि वू टेम्पल के लोग एंशिएंट डोजो में प्रवेश नहीं कर पाए। ये सब एंशिएंट स्टोन से ही जुड़ा हुआ है। शिवम के विचार तेजी से बदलते गए और उसे इस पूरे घटनाक्रम का कारण कुछ हद तक समझ आने लगा। लेकिन अन्य लोगों को यह सब पता नहीं था। कोई भी नहीं जानता था कि शिवम के पास एंशिएंट स्टोन है। जिन लोगों ने शिवम को लगातार ग्रेट डिस्ट्रक्शन और ग्रेट अरोरा को मारते देखा था वे सब स्तब्ध रह गए थे। उनकी आंखों में गहरी अविश्वसनीयता थी। ये कैसे संभव है? यह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? नकुल भी अंदर से सैकड़ों सवालों में घिर गया। वह अच्छी तरह जानता था कि ग्रेट डिस्ट्रक्शन और ग्रेट अरोरा कितने भयानक थे। यदि वो स्वयं पूरी शक्ति से भी लड़ता तो भी वो उन्हें मार नहीं सकता था, बस बराबरी की लड़ाई कर पाता। लेकिन शिवम ने उन्हें आसानी से मार दिया। इसका मतलब क्या ये हुआ कि शिवम उसे भी आसानी से मार सकता है? इस विचार मात्र से नकुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके पूरे शरीर पर पसीना छूट गया। उसने जल्दी से पीछे हटना शुरू कर दिया, शिवम से दूरी बनाते हुए इस डर से कि कहीं शिवम उस पर हमला न कर दे। इस समय शिवम के दिल में अपार आनंद उमड़ रहा था। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और वह आसपास मौजूद अन्य सीक्रेट टेक्निक्स की ओर देखने लगा। फिर उसने बिग मूव टेक्निक का प्रयोग किया और उसकी आकृति सीधे ऑर्डिनरी सीक्रेट टेक्निक्स के एक समूह के बीच प्रकट हुई। उसके भौहों के बीच से एंशिएंट स्टोन की तरंगे फैलने लगीं और उन सभी ऑर्डिनरी मिस्टरीज को ढंक लिया। तुरंत ही उन कॉमन मिस्टरीज की आभा तेजी से गिर गई। जो पहले गॉड रेल्म स्तर के थे वे अब उससे भी अधिक कमजोर हो गए। शिवम ने अपनी हथेली को चाकू की तरह चलाया और प्रहार कर दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ये ऑर्डिनरी मिस्टरीज शिवम के सामने बिल्कुल टिक नहीं सके। उनके शरीर एक एक कर फटते गए और मिस्टिक रून्स में बदलते चले गए। शिवम ने हाथ लहराया और उन्हें सबको अपने पास जमा कर लिया। अब शिवम पूरी तरह से सबका ध्यान आकर्षित कर चुका था। यहाँ तक कि उच्च आकाश में युद्ध कर रहे वे शक्तिशाली एंशिएंट मिस्टरीज भी जैसे एंशिएंट वू टेम्पल के मास्टर उसकी ओर देखने लगे। मैं उसे मारूंगा, एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति ठंडी आवाज में बोला। आगे बढ़ा और तेजी से शिवम की ओर झपटा। उसकी गति और आभा दोनों अत्यंत भयावह थे। जहां से वह गुजरा वहां का वॉइड पूरी तरह अराजक हो गया। इतना शक्तिशाली, ये तो डिवाइन एम्परर क्वाड्रुपल है। शिवम के दिल में हलचल मच गई और उसकी आंखों में गंभीरता छा गई। यह निस्संदेह डिवाइन एम्परर के चौथे स्तर का अस्तित्व था। उसकी आभा डिवाइन एम्परर ट्रिपल से कहीं ज्यादा भयानक थी। शिवम को कोई भरोसा नहीं था। एंशिएंट स्टोन डिवाइन एम्परर ट्रिपल को तो दबा सकता है लेकिन क्या वह डिवाइन एम्परर क्वाड्रुपल को भी दबा पाएगा? उस व्यक्ति की गति अत्यंत तेज थी। वह पहले ही 100 मील के भीतर पहुंच चुका था और एक भयानक आक्रमण शिवम की ओर छोड़ चुका था। ऐसे शक्तिशाली डिवाइन एम्परर क्वाड्रुपल के सामने अब शिवम चाहकर भी बच नहीं सकता था, यहां तक कि बिग मूव टेक्निक से भी नहीं। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, सीधी टक्कर। शिवम की आंखों में उग्र चमक आई। पीछे हटने के बजाय वो स्वयं आगे बढ़ गया।
ये दृश्य देखकर डिवाइन एम्परर क्वाड्रुपल थोड़ा चकित हुआ। उसकी आंखों में संदेह और सावधानी की झलक आए, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। डिवाइन एम्परर क्वाड्रुपल ने पूरी शक्ति से अपनी कल्टिवेशन फोड़ दी और सबसे घातक आक्रमण छोड़ दिया। ये हमला इतना भयानक था कि कोई साधारण डिवाइन एम्परर ट्रिपल इसके सामने तुरंत ढेर हो जाता। उसी क्षण एंशिएंट स्टोन से एक और लहर निकली। जैसे ही उस भीषण आक्रमण ने इस लहर को छुआ, वह ऐसे पिघलने लगा जैसे आइस पर गिरती आग। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह बिखर गया और गायब हो गया। साथ ही डिवाइन एम्परर क्वाड्रुपल का मास्टर भी एंशिएंट स्टोन की तरंगों से पूरी तरह ढंक गया। मैं योद्धा नहीं हूँ। बाकी एक एपिसोड अभी आ रहा, बाकी एक एपिसोड अप्रॉक्स 10 बजे करीब आएगा। दोनों 1.5 घंटे के एपिसोड होंगे और डेली एपिसोड आएगा। कंप्लीट सीरीज़ होंगी और नई सीरीज़ स्टार्ट है। डेली 1 घंटे का एपिसोड और प्रीमियम वाइस है और इसी वाइस में कंटिन्यू रहेगा डेली का। और कंप्लीट सीरीज़ हम लोग इसकी भी अपलोड करेंगे इसी चैनल पर। 2 चैनल बन चुके हैं, अब अपलोडिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं इसका। आप लोग को दोनों नए चैनल पर देखने मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर डाला हुआ है। 2 सीरीज़ आएंगी, मिस्टीरियस मैन गंगा एंड अदर सीरीज़ जो कल नहीं आई थी। अल्टरनेट डेज में हम लोग डालते रहेंगे इस चैनल पर और नए चैनल का लिंक हम लोग अभी शेयर करेंगे। आप लोग कल तक वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। कोलैब में डाल दूँगा, आप लोग को नज़र आ जाएंगे एपिसोड्स। लेंथ थोड़ा कम हो जाएगी, 20-30 मिनट तक मैक्सिमम जाएगा, बट वॉइस अच्छी होगी और रेगुलर कंटेंट उस पर मिलेगा।